चलिए अब हम समझने की कोशिश करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड। अब जो प्रोविडेंट फंड पैसा जमा हो गया, किस में जमा हो गया? एम्प्लॉय के अकाउंट नंबर में, एम्प्लॉय के अकाउंट में। तो उसमें तीन चीज़ें नॉर्मली आती हैं। एक, ओन कंट्रीब्यूशन यानी एम्प्लॉय का अपना पैसा। दूसरा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो मालिक ने इसमें डाला है। तीसरा, उसमें इंटरेस्ट आ गया है। ठीक, अपना पैसा, गवर्नमेंट का पैसा या एम्प्लॉयर का पैसा। थर्ड, इंटरेस्ट। एंड फाइनली वी हैव टू रिफंड, क्योंकि हमेशा वो पैसा उसमें नहीं रखना है, निकालना भी है। ओन कंट्रीब्यूशन हो गया अपना पैसा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन हो गया जो एम्प्लॉयर ने डाला। इन दोनों को जमा करके ये पैसा वहाँ रह गया, तो उसमें जो फ़ायदा मिलेगा उसको इंटरेस्ट कहते हैं। फाइनली इन तीनों को निकालना है, उसको कहते हैं रिफंड। अगर ये केस है गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट के लिए, तो ओन कंट्रीब्यूशन जो पहला है, इट क्वालिफाइज फॉर एटीसी। एटीसी हमने आपको अलग से समझाया, उसमें कौन कौन सी डायरेक्शंस आपको मिल सकती हैं, कौन कौन से ऑप्शंस है वहाँ पे। तो एटीसी क्वालिफाई करता है। फिर चाहे एम्प्लॉयर ने पैसा डाला या उसमें इंटरेस्ट मिला, आपने रिफंड किया, ये सारा है एग्जेम्प्टेड। यानी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट केस में हमें इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सारा का सारा माफ़ में ही आ रहा है। लेकिन जब बात करते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की, फर्स्ट केस तो सिमिलर ही है कि इट क्वालिफाइज फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। यानी डिडक्शन क्वालिफाई करता है अंडर सेक्शन 80C। 80C में बहुत सारे डिडक्शंस अवेलेबल हैं, जिससे आपका टैक्स लाइबिलिटी जो है, टैक्स बर्ड टैक्सेबल इनकम जो है वो कम हो सकता है, तो 80C क्वालिफाई करता है। ठीक, लेकिन 20 वाले केस में हमने कहा कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ एग्जेम्प्टेड। यहाँ पर तो सारा का सारा एग्जेम्प्टेड नहीं है, अप टू 12% इज एग्जेम्प्टेड। यानी अगर एम्प्लॉयर ने 12% तक ही डाला है तो माफ़ है, कुछ करना नहीं है। लेकिन जो ही एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% से ज़्यादा हो गया, वो पोर्शन इज टैक्सेबल। इसी तरह इंटरेस्ट में रूल क्या है? इंटरेस्ट में रूल है, अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो अप टू 9.5% इज एग्जेम्प्टेड, उसके बाद आपको टैक्स देना है। लेकिन जब हम रिफ़ंड की बात करते हैं, पहले केस में तो एग्जेम्प्टेड है। आप कहोगे सर रिफ़ंड तो एग्जेम्प्टेड, इसके साथ क्या रिलेशन है? ये तो पैसा निकालना है, ये तो थोड़ी फ़ायदा आ रहा है या जा रहा है, ये तो पैसा निकालना है। भाई रिफ़ंड में असल में समझना है हमें रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की रूलिंग की एक्सप्लेनेशन। उसमें आप सिंपल याद रखिए, इट इज़ एग्जेम्प्टेड नोट, इसमें आप याद रखिए नोट, इट इज़ एग्जेम्प्टेड इन ऑल केसेस। यानी जब भी आप चाहोगे एग्जेम्प्टेड हैं, exempted in all cases, it is exempted in all cases, जिस तरह ये हैं, it is exempted in all cases except, लेकिन उसमें याद रखना है एक वजूहात की, except when employee leaves service of his own accord before the completion of 5 years continuous service. In such case the amount which has not been charged to tax is added to salary. यानी अगर इसने रिफ़ंड किया, रिफ़ंड की दो ही बुनियादें हैं, एक हो गया इसको कंपल्शन है, दूसरा हो गया इसकी चॉइस है। अगर इसको कंपल्शन की बुनियाद पे बेचारे ने निकाला, कंपल्शन क्या हो सकता है? नौकरी से इसको टर्मिनेट किया गया, या वो कंपनी ही बंद हो गई, या इसकी हेल्थ कंडीशन ऐसी आ गई कि इसको डॉक्टर ने कहा कि आप ये जॉब मत करो, इसको छोड़ो, तो आपने इसको निकाला। निकालने में लिमिट है अप टू 5 ईयर, अप टू 5 ईयर, ग्रेटर देन 5 ईयर। लेकिन अगर ये सारे काम हो रहे हैं 5 साल पहले, तब हम कंपल्शन और चॉइस को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर पहले ही 5 ईयर्स गुजर चुके हैं, तब ये सीधे ही एग्जेम्प्टेड हैं, कुछ सोचना नहीं है। यानी दूसरे अल्फाज में, अगर 5 साल पहले इसने इसमें निकाला तो उसमें दो कंडीशंस बन सकती हैं। एक कंडीशन में ये एग्जेम्प्टेड है, दूसरे कंडीशन में जो इसको पहले फ़ायदा मिला है पिछले सालों में, उस सब पे टैक्स देना है। वो कैसे पता चलेगा कि अब इसको टैक्स देना है कि नहीं देना है? 5 साल पहले अगर इसने निकाला, निकालने में अगर अपनी चॉइस है, अपनी मर्ज़ी है, तो वापस टैक्स देना है। लेकिन अगर ये कंपल्शन है, मजबूरी है, तो उस सूरत में टैक्स नहीं देना है, बिल्कुल ही एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अगर पहले ही 5 साल गुजर चुके हैं, तब कुछ करना नहीं है, सारा का सारा माफ़ है, चाहे आपका कंपल्शन है, चाहे आपकी चॉइस है। दिस वाज रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट। अब इसमें न्यूमेरिकल हम करेंगे।